दोस्तों, मैं टंकेश्वर देवांगन स्वागत करता हूं वॉरियर डीटी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने कलचुरी वंशीय शासकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो लास्ट शासक जो हुआ था रघुनाथ सिंह, जिसको भास्कर पंत ने पराजित किया था 1741 में। उसके बाद पुनः उनको मराठों के अधीन 1745 ईस्वी तक शासन करने दिया जाता है। फिर उसके बाद मोहन सिंह शासन करते हैं 1757 तक। तो इस दरमियान 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक कलचुरी वंशीय शासकों ने शासन किया। उस दरमियान उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी, उसको हम डिटेल इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो कलचुरी वंशीय शासन व्यवस्था पूर्ण रूपेण राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। इसमें राजा सर्वोच्च स्थान होता था और राजा ही शासन का केंद्र बिंदु होता था। राजा ही सभी प्रकार का पावर का सोर्स होता था। तो राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। जैसे अभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है जिसमें लोकतांत्रिक में जनता को विशेष स्थान मिला होता है, केंद्र के बिंदु जनता होती है। उसी प्रकार राजतंत्री में राजा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसी प्रकार राजतंत्री के साथ साथ ये विकेंद्रीकृत थे। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है शक्तियों का बंटवारा। राजा पूरी शक्तियां न रख के अपनी शक्तियां डेलीगेट करता था, विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से वो सत्ता संचालित करता था। उसी प्रकार इसके जानकारी के स्रोत हम देख लेते हैं। जानकारी का स्रोत है कल्याण साय की राजस्व पुस्तिका। 1544 से 1541 ईस्वी तक शासन करने वाला जो कल्याण साय था, उन्होंने अपनी एक राजस्व पुस्तिका, जमाबंदी पुस्तिका निकाली थी। उसके आधार पर उसमें कलचुरी व्यवस्था कैसी थी, प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, उसी प्रकार उस समय का राजतंत्र किस प्रकार का था, कैसे शासन संचालित होता था, उसकी जानकारी इसमें दी गई है। दूसरी बात, कलचुरी कालीन जो अभिलेख और शिलालेख तथा ताम्रपत्र मिले हुए हैं, उसमें उस समय के शासन व्यवस्था के संबंध में जानकारी मिलती है। उस समय की प्रशासनिक इकाइयों को हम देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी राष्ट्र, जिसका मुख्य होता था राजा। उसके अंतर्गत विषय, जिसका मुखिया विषयपति होता था। देश, जिसका मुखिया होता था महामंडलेश्वर। और जो होता था मंडल, ठीक है ना, तो इसका जो मुखिया होता था वो मांडलिक होता था। तो जो राष्ट्र था, राष्ट्र का प्रमुख राजा, जो वर्तमान में संभाग का स्ट्रक्चर है उसी प्रकार के स्ट्रक्चर राष्ट्र का होता था। उसी प्रकार विषयपति या विषय का जो स्ट्रक्चर होता था वर्तमान में जिला के समरूप होता था। इसका जो उल्लेख हुआ है पृथ्वीदेव द्वितीय के शिवरी नारायण ताम्रपत्र में विषय का उल्लेख हुआ है। उसी प्रकार देश है, देश का जो स्ट्रक्चर था वर्तमान जन स्ट्रक्चर के समान था। इसका जो उल्लेख हुआ है पृथ्वीदेव द्वितीय के शिलालेख में 7 देश या जनपद का उल्लेख मिलता है, जो है मध्य प्रदेश, वडहर, विट्टार देश, भ्रमरवध, भट्टवील, काकरे और तमनाल। तो ये हम देख लेते हैं, काकरे कांकेर और तमनाल आपका तमनार वाला क्षेत्र था। मध्य प्रदेश ये वाला जो वर्तमान में मध्य प्रदेश है वो नहीं है। छत्तीसगढ़ के कलचुरी कालीन शासन में जो मध्य में जो कुछ क्षेत्र रहा होगा उसको मध्य प्रदेश नाम दिया होगा। मध्य प्रदेश, वडहर, विट्टार देश, भ्रमरवध, भट्टवील, काकरे और तमनाल। उसी प्रकार मंडल है। मंडल जो वर्तमान में विकासखंड का स्ट्रक्चर है उसी प्रकार इसका स्ट्रक्चर था। कलचुरी कालीन ताम्रपत्र या शिलालेख में अपर मंडल, एवंडी, कोमो, जयपुर, तलहार, मध्य और सामंत मंडल का उल्लेख मिलता है। अपर मंडल, एवंडी मंडल, कोमो, जयपुर, तलहार, मध्य मंडल और सामंत मंडल का। उसी प्रकार हम मंडल के संबंध में देखें तो मंडल का जो प्रमुख होता था मांडलिक होता था, पर इसमें ग्रामों की संख्या निश्चित नहीं होती थी। मंडल के ऊपर जो होता था महामंडलेश्वर होता था। महामंडलेश्वर जो होता था देश का प्रमुख होता था। इसमें 1 लाख ग्रामों का वो स्वामी कहलाता था। महामंडलेश्वर के अंतर्गत 1 लाख ग्राम होते थे। अमोदा ताम्रपत्र मिला हुआ है पृथ्वीदेव प्रथम का। जिस समय वे त्रिपुरी के कलचुरी वंशीय शासकों के अधीन शासन करते थे, तो वो अपनी स्थिति महामंडलेश्वर के रूप में बताते हैं अमोदा ताम्रपत्र में कि वो त्रिपुरी के कलचुरी वंशीय शासकों के अंतर्गत महामंडलेश्वर की स्थिति के अंतर्गत शासन करते हैं इस क्षेत्र में। बाद में कलचुरी वंशीय शासक अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। उसके बाद करस सामंत देखें तो आसपास के जितने क्षेत्र थे उसमें कुछ ऐसे राजा होते थे जो कलचुरी वंशीय शासकों को कर प्रदान करते थे। तो ऐसे सामंतों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही थी, जिससे इनका राजकोष धीरे धीरे संपन्न हो रहा था। आगे हम देखें कि समग्र दक्षिण कोसल में ग्रामों की संख्या कितने थे। तो ग्रामों की संख्या तो निश्चित नहीं की जा सकती, पर सोमेश्वर देव प्रथम ने अपने शिलालेख में लिखवाया है कि वह समग्र दक्षिण कोसल के 6,96,000 ग्रामों का स्वामी है। तो ये एक अति संयुक्ति है। प्राचीन छत्तीसगढ़ के बुक में भी दिया हुआ है कि ये अति संयुक्ति जान पड़ती है।
छत्तीसगढ़ यानी पुराने दक्षिण कौशल में इतना ग्राम हो पाना संभव नहीं है। तो समग्र दक्षिण कौशल में ग्रामों की संख्या को कोई रेफरेंस नहीं मिलता, अतः निश्चित नहीं किया जा सकता। अब हम देख लेते हैं प्रशासनिक सुविधा अनुसार प्रशासनिक क्षेत्रों को कौन कौन से रूपों में विभाजित किया गया था। तो गढ़, तालुका और ग्राम। तो जो गढ़ था वो प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी। जो गढ़ था उसका प्रमुख दीवान कहलाता था। उसके अंतर्गत तालुका होता था, है ना। तालुका बारहों का मुख्य अधिकारी जो होता था दाऊ होता था, जिसको तालुका अधिपति भी कहा जाता था। ठीक है, इसको बारहों का अधिकारी भी कहा जाता था, क्योंकि एक तालुका में 12 ग्राम होते थे और 12 बरहे मिलाकर 12 तालुके मिलाकर एक गढ़ का निर्माण होता था, यानी 12 सत्ते 84 ग्राम एक गढ़ में होते थे। सबसे छोटी इकाई प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जिसका जो मुखिया होता था वो गौटिया होता था, उसका प्रमुख गौटिया कहलाता था। जमाबंदी पुस्तक में जो गढ़ की संख्या दी गई है, ठीक है, कल्याण साई की राजस्व पुस्तिका में 48 गढ़ों के नाम दिया गया है, जिसमें 1868 में चिस्म ने, अंग्रेज अधिकारी चिस्म ने इस क्षेत्र को इसी जमाबंदी पुस्तक के आधार पर पूरे छत्तीसगढ़ को 36 गढ़ों में विभाजित किया था। उसके बाद हम देख लेते हैं जो तालुका था। तालुका जो 12 का समूह था, यानी 12 गांवों का जो समूह था, उसका जो प्रमुख होता था दाऊ होता था, जिसको तालुकाधिपति भी कहते थे। ठीक है, उसके बाद प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रमुख गौटिया होता था। इसके अंतर्गत ग्राम भोगिक कार्य करता था। ग्राम भोगिक कार्य करता था, एक गौटिया का मुख्य काम होता था कि ये गांवों से कर वसूली करके एक उचित माध्यम से क्या करे, ये केंद्र सरकार को पहुंचाए। ठीक है ना, क्योंकि जो गौटिया होता था वही डायरेक्ट संबंध में होता था, गांव के जो किसान होते थे डायरेक्ट संबंध में ये रहता था, जिसके कारण इसको भार दिया गया था कि वो गांव से कर वसूली करे, लगान वसूली करके वो केंद्र सरकार को भिजवाए। एक और फैक्ट मिलता है कि तालुकादार की जो पूरी सूची दी गई है लक्ष्मण साय के द्वारा दी गई थी, जो कि संभवतः कल्याण साय के पुत्र थे। ठीक है, तो फिर चलिए आगे चलते हैं। तो हम देखें कि जो गढ़ाधिपति होते थे, यानी दीवान जो होते थे, गौटिया जो होते थे और जितने भी अधिकारी होते थे, उनकी नियुक्ति शुरुआत में योग्यता अनुसार होती थी। बाद में ज्येष्ठाधिकार प्रथा स्टार्ट हुई, यानी कि जो ज्येष्ठ होता था उनको उस पद पर आसीन कर दिया जाता था। उसके बाद इनका जो कार्य होता था वो शांति व्यवस्था का कार्य होता था। अपने अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था स्थापित करना उनका कार्य होता था। अब देखते हैं आगे राज्य के मंत्री एवं अधिकारीगण, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पीएससी और व्यापम के दृष्टिकोण से। हम देखें कि इनके जो मंत्री होते थे उनको 8 के समूह में बांटा जाता था, यानी कि 8 मुख्यतः मंत्री होते थे। हर एक मंत्री को अमात्य कहा जाता था। जो अमात्य होते थे वो शक्तिशाली होते थे और इनका जो मंडल बनता था, 8 मंत्रियों का जो समूह बनता था, उसको अमात्य मंडल कहा जाता था। और उसके अंतर्गत सबसे प्रमुख जो मंत्री होता था, प्रमुख मंत्री महामात्य होता था। महामात्य सबसे पावरफुल मंत्री होता था, प्रमुख मंत्री होता था। जैसे हमारे राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं देश में, वैसे महामात्य एक मंत्री होता था। अब हम देखें कि मुख्यमंत्री कौन कौन से थे। इसको हम अलग अलग विभाग के रूप में भी पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हम एक इंडेक्स में देख लेते हैं कि कौन कौन से मंत्री होते थे। तो पहला एक युवराज होता था। युवराज जो होता था वो राजा का उत्तराधिकारी होता था। राजा का उत्तराधिकारी मुख्यतः राजा का पुत्र ही होता था अधिकांश समय में, लेकिन कुछ कुछ ऐसे राजा बने हैं जो राजा के भाई भी थे। तो ये युवराज जो होते थे वो राजा का उत्तराधिकारी होता था, ये राजा का पुत्र होता था। दूसरा एक विदेश विभाग होता था, उसमें विदेश मंत्री, जो वर्तमान में विदेश मंत्री कहते हैं, उस समय महासंधि विग्रहक कहा जाता था। महासंधि विग्रहक, और उस विभाग को संधि विग्रहाधिकरण कहा जाता था। संधि विग्रहाधिकरण, और अधिकारी को, मंत्री को महासंधि विग्रहक कहा जाता था। राजस्व जो होता था, राजस्व वसूली का जो विभाग होता था, जमाबंदी मंत्री जिसको कहा जाता था, महाछपटलिक को कहा जाता था। महाछपटलिक राजस्व या जमाबंदी मंत्री होता था। उसके अंतर्गत सबसे प्रमुख अधिकारी होते थे महाप्रमात्री होते थे, जो भूमि की नाप करके उसका लगान निर्धारित करता था। भूमि की माप करके, भूमि माप कर लगान निर्धारित करना इसका महाप्रमात्री का काम था। सोलकिक जो होता था कर वसूली अधिकारी होता था। सोलकिक कर वसूल करता था। अब ये कौन से केस में कर वसूल करता था उसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद एक धर्म विभाग का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था महापुरोहित होता था या महाधर्म कार्णिक। जितने भी धार्मिक कार्य वगैरह होते थे उसमें राजा द्वारा इनसे
सलाह ली जाती थी महाधर्मकारणी, या जो भी यज्ञ करवाने होते थे, युद्ध के लिए यज्ञ करवाने हैं तो इनसे ही सलाह ली जाती थी, महापुरोहित या महाधर्म कार्णिक से। जो मंदिर निर्माण वगैरह होता था ये सब इनके अंतर्गत होता था, ठीक है ना। ये धार्मिक विभाग का प्रमुख था। इसके अंतर्गत धर्म लेखी की नियुक्ति की जाती थी। धर्म लेखी जो होता था दान पत्र लिखवाने का काम करता था। दान पत्र लिखवा के जो दान पत्र का लेखा जोखा रखता था वो धर्म लेखी ही रखता था। उसके बाद एक अधिकारी होता था महाप्रतिहार। महाप्रतिहार जो होता है वो राजा का अंगरक्षक होता था। महाप्रतिहार राजा का अंगरक्षक। एक मंत्री होते थे महामंत्री। महामंत्री राजा का प्रशासनिक सलाहकार होता था। और महामात्य जैसे देखा हमने प्रमुख मंत्री होता था। उसके बाद एक महासेनापति या सेनाध्यक्ष जिसको कहा जाता था उसको महाबलाधिकृत भी कहा जाता था। महाबलाधिकृत जो कि सेना का सर्व प्रमुख अधिकारी होता था। ये सेना विभाग का प्रमुख होता था, है ना, सेना विभाग का प्रमुख। लेकिन सर्वोच्च सेनापति जो होता था वो राजा होता था। जैसे वर्तमान समय में अलग अलग सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना के अलग अलग प्रमुख अधिकारी होते हैं, लेकिन सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार सर्वोच्च सेनापति राजा होता था उस समय। उसी प्रकार जैसे युद्ध का निर्णय करना है या और कोई निर्णय करना है वो राजा के द्वारा लिया जाता था। एक अधिकारी होता था महाभांडागारिक। ये जैसे कोषालय होते हैं वर्तमान में, तो उस समय भी जो राजकोष होता था इसके अंतर्गत होता था। मुख्य कोषाध्यक्ष जो होता था महाभांडागारिक होता था। उसके बाद एक दंडनायक नामक अधिकारी का नाम उल्लेखित मिलता है। दंडनायक जो होता था वो आरक्षी पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। ये आपका सेना विभाग का था महाबलाधिकृत। उसी प्रकार जो पुलिस विभाग का था, जैसे पुलिस का हमारा काम है इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना, उसी प्रकार सेना का काम है वो युद्ध से रिलेटेड काम होता है सेना का। तो ये विभाग अलग था और आरक्षी पुलिस विभाग अलग था। उसको दंडनायक कहा जाता था। एक होता था महामात्य। महामात्य जैसे मैंने बताया ये प्रमुख मंत्री होता था। उसी प्रकार महामंत्री जो होता था राजा का प्रशासनिक सलाहकार होता था। उसी प्रकार महाकोटपाल था। महाकोटपाल या दुर्ग या किले की रक्षा करना इसका काम था। जैसे अन्य राजा इस पर अटैक करते थे, आक्रमण करते थे, तो उस समय ये दुर्ग या किला का निर्माण करवाते थे। जैसे रतनपुर में, मल्लालपत्तन में, विकर्षपुर में, ऐसे बहुत सारे ये दुर्ग या किले का निर्माण करवाए थे। तो उसकी देखरेख महाकोटपाल करता था। दुर्ग या किला रक्षक जो होता था महाकोटपाल होता था। उसके बाद हम देख लेते हैं युद्ध या प्रतिरक्षा प्रबंध कैसे होता था। क्योंकि उस समय जो राजाओं का शासन होता था एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे, तो इसके लिए भी एक अलग विभाग बना था। युद्ध या प्रतिरक्षा प्रबंध इस प्रकार का था कि इनकी जो सेना होती थी चतुरंगी सेना होती थी। इसका सबसे प्रमुख अधिकारी जो होता था महासेनापति या सेनाध्यक्ष, जिसे महाबलाधिकृत कहा जाता था। इनकी जो सेना होती थी 4 भागों में विभाजित होती थी। क्योंकि इसमें जल सेना नहीं थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ से कोई भी जल से संबंधित कोई आसपास एरिया ही नहीं था, कोई समुद्र नहीं था, इसलिए जल सेना नहीं रखी गई थी। हस्ती सेना, अश्व सेना, रथ सेना और पैदल सेना थी। हस्ती सेना में जो महावत का जो रोल था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। महावतों का रोल बहुत महत्वपूर्ण था। और हस्ती सेना के प्रमुख को महापिलुपति कहा जाता था। उसी प्रकार अश्व सेना के प्रमुख को महाश्व साधनिक कहा जाता था। रथ सेना होती थी और पैदल सेना होती थी। जैसे नगर या दुर्ग के बारे में बताया, तो नगर या दुर्ग का निर्माण बाह्य शत्रु की रक्षा के लिए इसका निर्माण कराया जाता था। किले का निर्माण इस प्रकार कराया जाता था कि ये बहुत ही ऊंचे स्थान पर बनाए जाते थे, जहाँ पर शत्रुओं का पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता था, जिससे अटैक करने पर सामने वाली के हार की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती थी। तो नगर या दुर्ग का निर्माण जो कलचुरी वंशीय शासकों ने करवाया, तुमान में करवाया, रतनपुर में, जाजलपुर में, मल्लालपत्तन में, छुरी कोसगई में बाहर शाह ने करवाया था। और यही कोषालय भी स्थानांतरित करवाया था। विकर्षपुर में, तेजलपुर में। और जो पुर होता था वो राष्ट्र के अंतर्गत जो मुख्य सिटी जो होती थी उसको पुर कहा जाता था। जैसे आपका रतनपुर होता था, मल्लालपत्तन, छुरी कोसगई, विकर्षपुर, तेजलपुर, ये जो पुर होते थे वो किले में सुरक्षित रखे जाते थे। जैसे मैंने बताया ये जो रतनपुर है, तुमान है, जाजलपुर है, ये आसपास इसके किले होते थे जो किले से सुरक्षित होते थे।
तो हम सर्वोच्च सेनापति देख लेते हैं। सर्वोच्च सेनापति आपका राजा होता था और महासेनापति या सेनाध्यक्ष जो होता था महाबलाधिकृत होता था। उसके बाद हम देखें पुलिस प्रबंध किस प्रकार का था। पुलिस प्रबंध में आपका मुख्य अधिकारी होता था दंडनायक। दंडनायक जो होता था आरक्षी या पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। उसके बाद दंडपाशिक होता था। दंडपाशिक जो होता था वो चोरों को पकड़ने वाला अधिकारी होता था। ठीक है, ये जो दंडपाशिक की नियुक्ति की जाती थी चोरों को पकड़ने के लिए की जाती थी, क्योंकि उस समय चोरी की वारदातें बहुत ही ज़्यादा होती थी, लुटेरे आते थे, तो उन सभी को पकड़ने के लिए दंडपाशिक की नियुक्ति की जाती थी। उसके अंतर्गत पुलिस प्रबंध के अंतर्गत दुष्ट साधक होते थे। दुष्ट साधक जो होते थे संपत्ति रक्षा हेतु निमित्त पुलिस थे। जो दुष्ट साधक जो अधिकारी होते थे वो संपत्ति की रक्षा करने का उनका उत्तरदायित्व होता था। जैसे वर्तमान में सीबीआई का अलग काम है, ठीक है, सीआईडी का अलग काम है, तो ऐसे ऐसे अधिकारी होते थे इनको संपत्ति रक्षा के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया जाता था। उसके बाद कुछ होते थे जो छोटे छोटे कर्मचारी होते थे, चाट, भट्ट, पिसून, वैतरिक। जो चाट जो होता था वो आरक्षी विभाग में काम करता था। जो भट्ट होता था वो सैनिक विभाग में काम करता था। पिसून होते थे, वैतरिक होते थे। जब भी किसी गांव में जाना होता था तो चाट और भट्ट को भेजा जाता था। चाट भट्ट को जिस गांव में जाते थे तो इनका जो खर्चा होता था, जो खान पान का जो खर्च होता था वो गांव वाले ही उसका उठाते थे। उसके बाद जो ग्राम दान थे, मतलब जो ग्राम दान में दिए गए थे वहाँ पर चाट भट्ट का जाना जो था वर्जित था, लेकिन राजद्रोह के मामले में ये कहीं भी घुस जाते थे, बेधड़क घुस जाते थे। अब एक विभाग था परराष्ट्र प्रबंध, यानी कि दूसरे राष्ट्रों के प्रबंध करने के लिए एक विदेश विभाग समझ सकते हैं। विदेश विभाग उस समय होता था। उस विभाग को संधि विग्रहाधिकरण कहा जाता था। जैसे मैंने पहले बताया, जो मुख्य अधिकारी होता था वो महासंधि विग्रहक कहलाता था। इसका जो कार्य होता था वो संधि, सुकत, विग्रह, युद्ध, यानी कि संधि करना, सुकत यानी कि शांति व्यवस्था निर्मित करना, विग्रह यानी कि किसी क्षेत्र को अलग करना, और जो युद्ध होता था, युद्ध का जो कार्य होता था, ये निर्णय विदेश विभाग ही लेता था। उसके बाद एक फैक्ट है कि लेखक या ताम्रपत्र लेखक, उनकी जो नियुक्ति होती थी वो परंपरा अनुसार होती थी, यानी कि ताम्रपत्र लिखने वाला योग्यता अनुसार नियुक्त ना होके परंपरा अनुसार नियुक्त होता था। ठीक है, यानी कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी नियुक्ति कर दी जाती थी। ठीक है, आगे हम बहुत सारे विभाग के बारे में लेते हैं। राजस्व विभाग जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता था, क्योंकि जो कर वसूली होती थी उनसे ही उनका राजकोष अधिकतर भरा रहता था। तो जो राजस्व विभाग होता था मुख्यतः इसका कार्य होता था कर वसूली का। इसका मंत्री होता था महाछपटलिक। महाछपटलिक जो होता था वो राजस्व विभाग या जमाबंदी विभाग का मंत्री होता था। उसके अंतर्गत एक मुख्य अधिकारी होता था राजस्व विभाग का, महाप्रमात्री कहलाता था। महाप्रमात्री का काम होता था भूमि की माप करके लगान का निर्धारण करना। और एक होता था सोलकिक करके अधिकारी होता था ग्रामों में। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे पंचकुल करके एक संस्था देखेंगे, उसमें ग्राम के अंतर्गत सोलकिक करके अधिकारी होता था। उसका काम होता था कर वसूली का काम या कर संग्रहण का काम कहना चाहिए, सोलकिक करता था। ये राजस्व विभाग के अंतर्गत नहीं था। गौटिया का काम भी किसानों से लगान वसूली करना था, लेकिन डिफरेंस ये था कि जो सोलकिक का काम था वो भूमि का कर वसूली करना था और गौटिया का काम जो होता था वो उपज पर लगान वसूली करना होता था। तो ये दोनों का डिफरेंस है। उसी प्रकार हम यातायात विभाग देखें, यातायात प्रबंध या परिवहन किस प्रकार का होता था। हालांकि उस समय बड़े बड़े वाहन होते नहीं थे, फिर भी गांव से शहरों में लोगों का आना जाना होता था, और युद्ध को देखते हुए, है ना, आक्रमण को देखते हुए यह जरूरी था कि अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से यातायात पर नज़र रखी जाए। तो यातायात प्रबंध या परिवहन यातायात अधिकारी होता था, जिसे गमागमिक कहा जाता था। गमागमिक यातायात अधिकारी होता था जो गांव या शहर में यातायात का प्रबंध करता था और लोगों पर नज़र रखता था। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत सारे सैनिक होते थे। ये अवैध सामग्री या हथियार जब्त भी करता था। ठीक है, इसके पहले हमने चार्ट देखा था, चार्ट और भाट देखा था। तो चार्ट का काम ये था कि संपत्ति रक्षा, और संपत्ति रक्षा के लिए एक निमित्त अधिकारी हम देखे थे पुलिस विभाग में। उसी प्रकार भाट का जो काम होता था शांति व्यवस्था स्थापित करना होता था।
उसके बाद कलचुरी कालीन शासन काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो हम जानते हैं कि सबसे बड़ा जो न्याय अधिकारी होता था राजा होता था, लेकिन ये एक बात है, लेकिन जो न्याय अधिकारी होता था वो एक दांडिक नामक एक अधिकारी होता था। इसकी जो जानकारी है, न्याय व्यवस्था की जानकारी कलचुरी कालीन शिलालेखों से प्राप्त नहीं होती है। पंचकुल एक संस्था होती थी, पंचकुल जो गांव की समस्याएं होती थी उस पर निर्णय करती थी। निर्णय करने का अधिकार पंचकुल संस्था का था, उसको आगे हम देखेंगे। पंचकुल के बाद के निर्णय की अपील राजा को की जा सकती थी, है ना। तो न्याय व्यवस्था में इस प्रकार हुआ। धर्म विभाग में हम देखें, क्योंकि जो कलचुरी शासक थे धर्मपरायण थे, तो उन्होंने भी धर्म विभाग एक बनाया हुआ था। धर्म विभाग में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे महापुरोहित, जिसे महाधर्म कारणिक भी कहा जाता था, महाधर्म कारणिक। उसी प्रकार इसके पहले हमने देखा था महासेनापति देखा था, महाबलाधिकृत, उसे साधनिक भी कहा जाता था, उसे साधनिक भी। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, साधनिक महासेनापति को। उसी प्रकार धर्म विभाग में जो होता था महापुरोहित या महाधर्म कारणिक इसको कहा जाता था। इसके अंतर्गत धर्मलेखी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जो दान पत्र का लेखा जोखा रखते थे। दान पत्र का लेखा जोखा रखने वाला धर्मलेखी कहलाता था, है ना, जो दान पत्र की लिखाई भी करवाता था, साथ ही साथ लेखा जोखा रखता था कि उस दान पत्र में कितनी रकम आई और कितनी रकम गई। तो महाध्यक्ष होता था, इसको मैंने स्किप किया था। एक महाध्यक्ष करके अधिकारी होता था, इसको आप याद रखिएगा। ये सचिवालय प्रमुख होता था, सचिवालय प्रमुख को बोला जाता था महाध्यक्ष। यानी कि जो वर्तमान में सचिवालय है, उसी प्रकार जो मंत्री वगैरह होते थे और जो अधिकारी होते थे, उनके लिए एक सचिवालय बना होता था, जिसका प्रमुख अधिकारी महाध्यक्ष होता था। उसके बाद स्थानीय प्रशासन के संबंध में हम देखें कि वर्तमान में जैसे पंचायत पाई जाती है, पंचायत जो होती है, जो बहुत सारे कार्य करती है, अलग अलग विभागों, अलग अलग कार्य उसका बंटवारा हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार कलचुरी कालीन शासन काल में स्थानीय प्रशासन भी गठित थी, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण इसी को कहते हैं कि शक्तियाँ इन्हें भी प्रदान की गई थी। तो स्थानीय प्रशासन चलाने के लिए एक पंचकुल नामक संस्था होती थी, जिसमें मुख्यतः 5 सदस्य होते थे, है ना। जरूरत के हिसाब से 5 से 10 सदस्य इसमें होते थे, लेकिन मुख्यतः इसमें 5 सदस्य ही होते थे, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका कार्य होता था स्थानीय कार्य का संचालन, है ना, न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। अगर ग्राम में कोई ऐसी समस्या है जिसका न्याय करना बहुत ज़रूरी है, तो छोटे मोटे जो केसेस होते थे तो न्याय करने का काम इनका होता था। लेकिन अगर इस न्याय से कोई अगर संतुष्ट नहीं है, तो पंचकुल से जो निर्णय होता था उसको राजा के पास ले जाया जाता था, यानी पंचकुल से सीधे अपील राजा के पास होती थी। पंचकुल को गांव और ज़मीन की कर वसूली का अधिकार भी था, ठीक है ना। कुछ कर वसूली का अधिकार पंचकुल संस्था को दिया गया था। तो पंचकुल जो संस्था थी अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग गठित थी। मान लिया जाए कोई निर्माण विभाग है, गांव में निर्माण करवाना है, या तो और कोई न्याय करवाना है, ऐसे अलग अलग विभाग होते थे। तो अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग पंचकुल संस्था निर्धारित की गई थी। इस पंचकुल संस्था में प्रत्येक विभाग के लिए 5 सदस्य होते थे। इस पंचकुल विभाग के निर्णयों को, है ना, इसका पालन करने के लिए राजकीय अधिकारी नियुक्त किए गए थे। अब देखिए, अब इन्होंने तो निर्णय सुना दिया, लेकिन इसका पालन करवाना, है ना, एक कार्यपालिका का काम होता है। तो कार्यपालिका के रूप में ये 6 अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। एक मुख्य पुलिस अधिकारी होता था जो पंचकुल के निर्णयों को क्रियान्वित करता था। पटेल होता था, तहसीलदार होता था। तो इस समय आप देख लीजिए, पटेल और तहसीलदार जो अधिकारी थे वो उसी समय के थे, कलचुरी कालीन अधिकारी थे। एक लेखक या कर्णिक होता था जो इसके निर्णयों को लिखवाता था, है ना। उसके बाद एक शुल्क ग्राह था, जो छोटा मोटा जो पंचकुल किसी के ऊपर जुर्माना लगाता है या शुल्क लगाता है, तो उसकी वसूली, उसका उगाह ये शुल्क ग्राह करता था। उसके बाद एक प्रतिहारी होता था जो सेना होती थी, है ना, यानी कि उसके कार्यों को क्रियान्वित करने में अगर कुछ अड़चन आए तो सेना रखी जाती थी, ठीक है। उसके बाद पंचकुल के सदस्य को महत्तर कहा जाता था, पंचकुल के सदस्य को महत्तर कहा जाता था, है ना। ये पंचकुल संस्था गांवों और नगरों दोनों में स्थापित थी। इसका जो चुनाव होता था गांव या नगरों के सदस्यों के द्वारा किया जाता था, यानी कि वहाँ के नागरिकों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता था। पंचकुल के जो प्रमुख होते थे उसको महत्तम कहा जाता था, इसके सदस्य को महत्तर और इसके प्रमुख को महत्तम कहा जाता था। नगर का जो प्रमुख होता था, नगर के लिए एक प्रमुख, जैसे अभी नगरों के लिए होते हैं, चुनाव होते हैं,
है ना, MLAs वगैरह होते हैं, तो नगर प्रमुख होता था पूर्व प्रधान कहलाता था, नगर का प्रमुख पूर्व प्रधान कहलाता था। और ग्राम का जो प्रमुख होता था वो ग्राम कूट कहलाता था, ग्राम कूट या ग्राम भोगिक इसको कहा जाता था, ग्राम कूट या ग्राम भोगिक ग्राम प्रमुख को। कर वसूली का काम करता था ग्रामों में, जो मैंने बताया सोलकिक का काम था, ये प्रशासनिक अधिकारी था, लेकिन जो गौटिया होता था वो ग्रामीणों से संबंध रख के अपना लगान वसूली करता था। ठीक है, तो कर वसूली का काम सोलकिक का था। जुर्माना वसूली जो होता था दंड पार्षिक के द्वारा जुर्माना वसूल किया जाता था। जैसे कोई न्याय हो रहा है ना, अगर किसी के ऊपर जुर्माना लगा हुआ है तो जुर्माना वसूली का काम दंड पार्षिक का होता था। ठीक है ना, सभी कार्यों के लिए जो जुर्माना राशि थी वो राशि निर्धारित थी, ताकि अवैध रूप से ज़्यादा जुर्माना वसूली ना किया जा सके, यानी कि ये जो जुर्माना व्यवस्था थी वो व्यवस्थित थी। उसके बाद हम देखें कि ग्राम का जो ग्राम को जो कहा जाता था ज्येष्ठिका ग्राम कहा जाता था, ग्राम को ज्येष्ठिका ग्राम कहा जाता था। अन्य जो अधिकारी होते थे कलचुरी काल में राज ज्योतिषी होते थे, जिसको नैमित्तिक कहा जाता था, नैमित्तिक। ठीक है ना, राज्य खान है ना, राज्य के खान प्रमुख को कहा जाता था आकर अधिकारी, यानी कि जो खनिज वगैरह होता था उसके खनन का जो अधिकार होता था आकर अधिकारी के पास होता था। नावों की देखरेख का काम होता था, नावों का देखरेख का जो अधिकारी होता था वो घटपत्ती या तरपत्ती कहलाते थे, घटपत्ती तरपत्ती कहलाते थे। इसके अंतर्गत बाजार व्यवस्था भी सुव्यवस्थित थी। बाजार व्यवस्था जो सब्जियां वगैरह लाते थे, ठीक है ना, उनकी बिक्री जो होती थी उसको मंडी पिका या मंडी कहा जाता था, जो वर्तमान में भी स्थापित है। मंडी पिका या मंडी, जहां माल बिक्री होती थी, सब्जी बिक्री होती थी। ठीक है, यहाँ कर कैसे वसूले जाते थे, तो नाव पर कर वसूले जाते थे अगर वो नदी पार करता था, नदी पार करने पर नाव पर कर लगाया जाता था। ये पूरा चीज़ हम डिटेल में आर्थिक व्यवस्था में भी हम देखेंगे, कलचुरी काल की आर्थिक व्यवस्था, उसको भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे। नाव पर कर लगाया जाता था, नदी पार करने पर, मंडी में सब्जी या सामग्री आने पर उस पर कर लगाया जाता था, जानवरों पर भी कर लगाया जाता था, हाथी घोड़ा जैसे थे उस पर कर लगाया जाता था। तो घोड़ा है तो उस पर 2 पौर का कर लगाया जाता था। 2 पौर जो होता था वो चांदी का छोटा सिक्का होता था, और हाथी पर 4 पौर का लगाता था, है ना, हाथी पर 4 पौर यानी चांदी का 2 छोटा सिक्का हाथी पर कर लगाया जाता था। एक सब्जी बेचने के लिए एक परमिट लिया जाता था जिसे युगा कहा जाता था। युगा जो होता था एक परमिट जो दिन भर की बिक्री के लिए होता था। ठीक है ना, 2 युगा अगर खरीदना है तो वो 4 पौर में खरीदा जा सकता था। 4 पौर जो एक हाथी का कर था उसमें क्या रहता था, 2 युगा खरीदा जा सकता था। ठीक है, तो इस प्रकार ये हुआ। आगे हम चलते हैं कलचुरी कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में। सामाजिक व्यवस्था में हम देखें तो जो समाज था वो वर्ण में विभाजित हो चुका था। समाज में वर्ण व्यवस्था को स्थान प्राप्त हो चुका था, पर वह कठोर नहीं था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। समाज में वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गया था पर कठोर नहीं था। जरूरी नहीं था कि एक वर्ण का आदमी जो कार्य करता है दूसरा व्यक्ति वही कार्य करे, तो यह कठोर नहीं था। लेकिन इनके नागरिकों का जो जीवन था वो उच्च कोटि का था। यहाँ के व्यक्ति संपन्न थे और खुशहाल जिंदगी जीते थे। यहाँ के जो राजा थे प्रजावत्सल थे, प्रजा के बारे में सोचते थे, उदार थे। बहुत सारे ब्राह्मणों को इन्होंने राजाश्रय भी दिया हुआ था, उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। उसके बाद शूद्र का उल्लेख नहीं मिलता, इसको याद रखिएगा। उसके बाद कायस्थ और सूत्रधार जाति का उल्लेख मिलता है। अब हम देखते हैं कि उस समय अलग अलग वर्णों का कार्य क्या होता था। तो ब्राह्मण का हम देखें तो ब्राह्मण का कार्य होता था वेदाध्ययन करना, वेद का अध्ययन करना, शास्त्रार्थ का अध्ययन करना, पठन पाठन का कार्य इनका मुख्य था। लेकिन ये राज कार्य में भी सहयोग देते थे, राजा के सलाहकार भी होते थे। ये राजा को विभिन्न समस्याओं के समय सलाह देते थे। जैसे राज कार्य में हम देखें तो एक पुरुषोत्तम और गंगाधर जो मंत्री हुए, उनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गंगाधर जो ब्राह्मण हुआ था, ये जब जो कलचुरी काल जब पतन की ओर आ रहा था तब उड़ीसा से एक मंत्री लाया गया था, उड़ीसा से एक मंत्री जिनका नाम था गंगाधर। इसका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो ब्राह्मणों को वेदाध्ययन, शास्त्रार्थ, पठन पाठन के साथ साथ राज कार्य में भी वे प्रवीण थे। साथ ही साथ ये युद्ध कला में भी प्रवीण थे, यानी कि जब आक्रमण होता था दूसरे राजाओं का तो ये युद्ध में भी शामिल होते थे। उसके बाद हम देख लेते हैं ग्राम दान केवल ब्राह्मणों को ही प्राप्त होता था।
समाज में ब्राह्मणों को इतना सम्मान प्राप्त था, उनको सबसे उच्च दर्जा देते थे, सबसे अधिक सम्मानीय थे, इसलिए इनको ग्राम दान दिया जाता था। अगर कोई ब्राह्मण अगर गणपति होता था, गढ़ का प्रमुख होता था, तो उसको दीवान कहा जाता था। इसको हमने देख लिया इस फैक्ट को। उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रायः ये अगर राज कार्य में होते थे तो प्रायः ये अमात्य होते थे, यानी मंत्री होते थे। ताम्रपत्र शिलालेख के लेखन में भी ये सहयोग प्रदान करते थे। उसी प्रकार हम देखें तक जो राजा है ब्राह्मण का सुझाव मान सकता था। तो एक राजा राजसिंह हुए, उनका कोई पुत्र नहीं था, तो ब्राह्मण बड़गैया ब्राह्मण ने उनको एक सुझाव दिया कि नियोग के द्वारा पुत्र उत्पन्न करो, दूसरे के द्रव्य से आप पुत्र उत्पन्न करो। तो ये बात उन्होंने मानी थी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि राजा जो थे सभी प्रकार के सुझाव ब्राह्मणों का मानते थे। तो ये नियोग का जो डिसीजन था वो राजा का था ब्राह्मण के सुझाव पर। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि इनके राजाश्रय हेतु दूर दूर से ब्राह्मण इनके दरबार में आते थे। उसी में दो का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यूपी सोनभद्र से आए थे और मध्य भारत कुमटी से आए थे, बहुत सारे ब्राह्मण आए थे। उनको राजाश्रय कलचुरी राजाओं ने प्रदान किया था। उस समय ब्राह्मण के नाम के पूर्व ब्राह्मण भट्ट और भट्टिक लिखा जाता था और अंत में उनके नाम के अंत में स्वामी लिखा जाता था। तो संभवतः प्राचीन छत्तीसगढ़ के बुक में लिखा है कि उस समय तक ब्राह्मणों को अलग शर्मा तिवारी ऐसा कुछ सरनेम प्रदान नहीं हुआ था, वो बाद में हुआ। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ब्राह्मण थे जो कलचुरी काल में है ना राजाश्रय के लिए आए थे। तो सरयू पाणीय, कान्यकुब्ज, महाराष्ट्रियन, उत्कल और मैथिल ब्राह्मण जो थे इस क्षेत्र में आकर है ना कलचुरी राजाओं के राजाश्रय इनको मिला हुआ था। उसके बाद हम देख लेते हैं क्षत्रिय। तो क्षत्रिय के बारे में देखते हैं कि क्षत्रिय का कार्य होता था, राज्य रक्षा का कार्य होता था। सेना प्रशासन में ये विशेष रूप से सहयोग देते थे, और राज्य रक्षा सेना वेना में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। जो कलचुरी राजा थे, कलचुरी राजा क्षत्रिय थे। विशेष रूप से गणपति इनको नियुक्त किया जाता था क्षत्रियों को ही, और विद्या के क्षेत्र में भी ये कार्य करते थे। तो ये हो गया। उसके बाद जो सबसे सम्मानीय था क्षत्रिय के बाद वो था वैश्य, क्योंकि ये व्यापार करते थे और धन धान्य से संपन्न होते थे, जिसके कारण इनको समाज में स्थान प्राप्त था। ठीक है, ये शासन व्यवस्था में भी अपनी विशेष जिम्मेदारी निर्वहन करते थे। मैंने बताया कि वर्ण व्यवस्था कमजोर नहीं था, कोई भी वर्ण का कार्य दूसरे वर्ण का व्यक्ति कर लेता था। तो उसी प्रकार जो शासन व्यवस्था थी उसमें वैश्यों का भी योगदान होता था। सबसे महत्वपूर्ण हम देखें रतनपुर, जो कि मुख्य सिटी था उस समय, उसका जो नगर प्रधान था, पूर्व प्रधान था, वो वैश्य था, जिसको राजा नियुक्त करता रहा होगा। तो रतनपुर का पूर्व प्रधान वैश्य था। उसका नाम मिलता है सेठ यश के नाम से, है ना, श्रेष्ठ सेठ यश के नाम से इसका उल्लेख मिलता है, और इनकी बहुत बड़ाई भी मिलती है एक शिलालेख में। तो ये कहा जा सकता है कि वैश्य जो वर्ण के लोग थे वो शासन प्रशासन में भी योगदान देते थे। दूसरा एक उदाहरण मिलता है, वल्लभराज एक सामंत हुआ, है ना, जो गौड़ के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें विशेष रूप से इनका जो नाम उल्लेख मिलता है, यानी कि इन्हीं के सहयोग से, वल्लभराज के सहयोग से ही गौड़ विजय होती है कलचुरियों की। तो ये भी उल्लेखनीय है। फिर उसके बाद वैश्य के बाद शूद्र का उल्लेख नहीं मिलता, कायस्थ का उल्लेख मिलता है। कायस्थ जो थे विद्वान थे, शास्त्र के ज्ञाता थे, और ये कलचुरी वंशी राजकों के प्रशस्ति लेखक होते थे, है ना, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद जो सूत्रधार जाति का उल्लेख मिलता है, वो शिल्प एवं वास्तुकला में निपुण होते थे। शिल्प यानी कि मूर्ति बनाने में इनका मुख्य रुझान होता था, मुख्य कार्य यही होता था। उसके बाद हम देखें एक सामाजिक समरसता का एक विशेष उदाहरण मिलता है कि एक मोची थे, देवपाल मोची। उन्होंने खल्लारी में नारायण का मंदिर बनवाया था, विष्णु का मंदिर बनवाया था, जो उस समय यानी कि जो मोची है यानी कि निम्न वर्ण का आदमी, उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी कि सभी वर्ण के लोगों को उस समय सम्मान प्राप्त था, ऐसा आप कह सकते हो। उसके बाद हम स्त्रियों का स्थान देखते हैं। स्त्रियों का स्थान समाज में किस प्रकार का था, तो इनको समाज में सम्मान प्राप्त था, लोग सम्मान की दृष्टि से इनको देखते थे। जो राजा होते थे अपने रानियों का सम्मान करते थे। उसी संदर्भ में नोभला, अल्हण देवी और लाछल देवी का विशेष रूप से उल्लेख होता है। उसी प्रकार दो उदाहरण मिलते हैं। राजमाता के आदेश पर सोमेश्वर देव और उनके मंत्रियों को मुक्त कर देना।
जब जाजल्यदेव प्रथम बस्तर के जो राजा थे सोमेश्वर देव उसको कैद कर लेते हैं, उसके बाद जो राजमाता का आदेश होता है उस आदेश के आधार पर उसको छोड़ देना यह उल्लेखित करता है कि वो अपनी माता का कितना सम्मान करते थे, स्त्रियों का कितना सम्मान करते थे कलचुरी वंशीय राजा। दूसरी घटना हुई 1741 की, जब मराठा वंशीय शासक मराठा वंशीय जो भास्कर पंत था वो इस पर आक्रमण करते हैं। वो मराठों के सेनापति थे। तो उस समय जो रघुनाथ सिंह थे वो दुख में डूबे हुए थे अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु के कारण। तो उस समय जो दो रानियाँ थी उन्होंने श्वेत ध्वज दिखाकर संधि की घोषणा की थी। यानी कि राजपाट में भी बड़े बड़े निर्णय जो रानियाँ थी वो ले सकती थी। तो एक विशेष रूप से राजकाज में भी ये विशेष सहयोग देती थी, ऐसा आप लिख सकते हो। और उसके बाद हम देखें रत्नदेव तृतीय की पत्नियों का उल्लेख मिलता है, रल्हा और पद्मा का उल्लेख मिलता है खरौद के शिलालेख में। ठीक है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि इस प्रकार के उल्लेखनीय कार्यों के कारण स्त्रियों का विशेष रूप से उस समय सम्मान होता था। अब हम देखें कि एक प्रथा होती थी सती प्रथा। सती प्रथा ये प्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु के बाद जो स्त्रियां थी वो उनके साथ चिता में जलाई जाती थी। ठीक है ना, तो सती प्रथा विद्यमान थी, प्रचलित थी। एक विशेष उदाहरण मिलता है कि अलहण देव की 3 रानियां सती हुई थी। अलहण देव वो कलचुरी वंशीय राजा के पक्ष में लड़ते लड़ते शहीद हुआ था। तो उनकी जो 3 रानियां थी उनकी शहीद हुई थी और उनके पुत्र और पुत्री की जिम्मेदारी राजा ने ली थी। ठीक है, इसका जो साक्ष्य मिलता है कि रतनपुर में सती स्मारक एक साक्ष्य मिलता है जो रतनपुर के महाराजा मंदिर के समीप है। ठीक है, तो जो अभी भी विद्यमान है। अतः कहा जा सकता है उस समय सती प्रथा विद्यमान थी। उसके बाद बहुपत्नी प्रथा है। बहुपत्नी प्रथा भी उस समय प्रचलित थी। एक ऐसा स्थान है रतनपुर में जहां 28 सती स्मारक एक साथ मिले हुए हैं। ठीक है, 28 सती स्मारक एक साथ मिले हैं। तो इससे बिल्कुल कहा जा सकता है कि उस समय सती प्रथा विद्यमान थे। उसके बाद हम देखते हैं ग्रामदान की प्रथा। ग्रामदान की प्रथा उस समय प्रचलित थी। जो राजा होते थे ब्राह्मणों को ग्रामदान करते थे। जैसे मैंने पहले बताया, जो राजा थे वो ही क्या करते थे, ग्रामदान देने के लिए योग्य होते थे। लेकिन जो उनकी पटरानी, युवराज और जो विशेष पदाधिकारी थे वो राजा के सुझाव पर ग्रामदान कर सकते थे। जो ग्रामदान जो दिया जाता था वहाँ चाट भट्ट जैसे जो कर्मचारी थे उनका प्रवेश निषिद्ध था। ये पुलिस कर्मचारी होते थे, चाट भट्ट। उसके बाद जो दान ग्रहण, जिसको दान मिला होता था गांव का, उस गांव का जितना आय होता था वो दान ग्रहण करने वाले व्यक्ति को मिलता था। और उसका जो कर होता था, उस ग्राम का कर होता था, वो दान पत्र में उल्लेखित किया जाता था कि वो व्यक्ति कितना कर पटाएगा राज्य शासन, केंद्र शासन को, या वो कर नहीं पटाएगा, या किन किन चीज़ों का कर पटाएगा, वो दान पत्र में उल्लिखित होता था। उसके बाद जो भी ग्राम के निधि थे और उपनिधि थे, यानी कि जो भी सोर्स ऑफ इनकम थे, उस पर पूरा स्वामित्व दान प्राप्तकर्ता के पास होता था। दान जो प्राप्त करता था उसके पास इनका स्वामित्व होता था। उसके बाद हम देखें कि अगर उस ग्राम में अगर आर्थिक दंड किसी को होता था तो प्रथम 10 आर्थिक दंड का जो हकदार था वो दान प्राप्तकर्ता होता था। उसके बाद इनका जो मुख्य आय होता था, दान प्राप्त जो होता था उस गांव का मुख्य आय जो होता था धान्य और हिरण्य के रूप में होता था। हिरण्य यानी कि स्वर्ण के रूप में। उसके बाद जो धान्य देखें, धान्य क्या होता था, ये आपका है अन्न की समूची उपज में कर का जो भाग होता था वो आपका धान्य होता था। उसी प्रकार जो हिरण्य होता था, कुछ अन्नों पर नगद प्रदान करना होता था, वो आपका हिरण्य कहलाता था। तो ये 2 फैक्ट याद करिएगा। धान्य जो होता था वो अन्न की समूची उपज में कर का भाग होता था, और हिरण्य कुछ अन्नों में नगद प्रदान किया जाता था, उसको हिरण्य कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया इनकी सामाजिक स्थिति और ये हो गए ग्रामदान की प्रथा। इसके बाद हम देखते हैं इनकी आर्थिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी। आगे हम देखते हैं कलचुरी वंशी शासकों की आर्थिक दशा के संबंध में। तो आर्थिक दशा के संबंध में जानकारी मिलती है देश बही से। देश बही जो दस्तावेज है वो लक्ष्मण साय जो कलचुरी वंशीय शासक थे, इनका 1543 ईस्वी के आसपास का एक दस्तावेज मिला है जिसमें राज्य में लगने वाले कर का लेखा जोखा दिया गया है। साथ ही
इनके आय का साधन हम देखें तो मुख्य रूप से भूमि कर था, जो भूमि कर वसूली की जाती थी, ठीक है ना, उसका ये इसके आय का मुख्य स्रोत होता था। साथ ही साथ नमक कर और जो लगान वसूली होता था गौटिया के द्वारा, किसानों की उपज की लगान वसूली होती थी, वो भी मुख्य साधन होता था। खान कर होता था। साथ ही नदी घाट कर, यानी नदी एक तट से दूसरे तट की ओर जाती थी तो उस पर नदी घाट कर लगाया जाता था। और निर्यात और आयात कर मुख्य रूप से इनके आय के साधन होते थे। साथ ही साथ हाथी और घोड़े की बिक्री पर, जो रतनपुर पशु बाजार लगता था, उस पर हाथी और घोड़े की बिक्री होती थी। हाथी पर 4 पौर का और घोड़े पर 2 पौर का टैक्स लगता था, कर लगाया जाता था। जो पौर होता था वो चांदी का एक छोटा सिक्का होता था। एक पौर में 2 युगा खरीदा जाता था। ये युगा एक परवाना होता था जो सब्जी मंडी में दिन भर के लिए सब्जी बिक्री के लिए लिया जाता था। तो 2 युगा बराबर 1 पौर होता था, ठीक है ना। उसके बाद हम मुद्रा देखते हैं तो उस समय की मुद्रा होती थी कौड़ी, कोरी और दोगानी में। तो 4 कौड़ी का 1 गंडा होता था और 5 गंडे की 1 कोरी और 16 कोरी की 1 दोगानी होता था। 4 कौड़ी का 1 गंडा, 5 गंडे की 1 कोरी, 16 कोरी की 1 दोगानी होती थी। यानी 20 कौड़ी का 1 कोरी हो जाता था, 80 गंडे का 1 दोगानी और 320 कौड़ी का 1 दोगानी होता था। इसको आप याद रखिएगा, कन्वर्टिबल है, इसको पूछा जा सकता है। उसी प्रकार एक फैक्ट देख लेते हैं कि जो राजकार्य की जो भाषा होती थी कलचुरियों की, वो संस्कृत थी, लेकिन बोलचाल की भाषा जो छत्तीसगढ़ी थी, है ना। इनके मापन के संबंध में देख लेते हैं तो इनका मापन होता था सेरी में, पनसेरी में और मन में। इनकी जो इकाई थी, मुख्य इकाई मन होती थी, मापन की मुख्य इकाई मन होती थी। 5 सेरी बराबर 1 पनसेरी होता था। 8 पनसेरी मिलाकर 1 मन, यानी कि 40 सेरी मिलाकर 5 अट्ठे 40 सेरी मिलाकर 1 मन होता था। 1 मन बराबर 40 सेरी। उसी प्रकार अनाज का जो मापन होता था वो खंडी और गाड़ा में होता था। उस समय सोने का सिक्का भी प्रचलन में था। अब इनके आय का जो अन्य स्रोत था उसमें पराजित राजा के कोष होते थे। राजा को आक्रमण करके उनके राजकोष पर अधिकार कर लिया जाता था और उनसे वार्षिक कर वसूला जाता था। साथ ही साथ हम देख लेते हैं जब राजा कल्याण साय मुगल दरबार में जाते हैं तो उसके साथ 22 राजा भी मुगल बादशाह में जाते हैं, ऐसा लिखा गया है इनकी राजस्व पुस्तिका में। उस समय उनका राजस्व जो होता था 9 लाख होता था। 6 लाख राजस्व प्लस सीर को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल 9 लाख इनका राजस्व वसूली होता था। उस समय राजा कल्याण साय के पास 116 हाथी थे जो इनकी संपन्नता का प्रतीक है। जब ये मुगल बादशाह जहांगीर के पास जाते हैं तो उन्हें भेंट स्वरूप 1 लाख रुपए और 80 हाथी भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। गौटिया जो होता था, गौटिया को 1/8 भाग दिया जाता था। कृषि भूमि का 1/8 भाग उस गांव का दिया जाता था अपने कृषि कार्य करने के लिए। इसी कारण जो गौटिया होते थे वो संपन्न होते थे, ठीक है। और उनकी एक भूमि का 1/16 भाग दान देने के लिए दिया जाता था। किसी व्यक्ति को, किसी ब्राह्मण को दान देने के लिए दिया जाता था, ठीक है। और उसी प्रकार जो इनका कर वसूला जाता था, है ना, जो कि लगान लगाया जाता था, वो इस प्रकार लगाते थे कि हल द्वारा जोती जाती थी भूमि, हल द्वारा जोती जाती थी तो 1 बैल द्वारा जोती गई भूमि बराबर 1 हल होता था। 1 बैल द्वारा जोती गई भूमि बराबर 1 हल, जो कि 5 एकड़ के बराबर था। इससे उन लोग अंदाज़ा लगाते थे और लगान वसूल करते थे। उसके बाद हम देखें कि इस समय शिक्षा एवं साहित्य की क्या स्थिति थी। तो हम देखें कि शिक्षा के लिए वहाँ स्कूल और महाविद्यालय स्थापित थे जो कि गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित था। विद्यालय और महाविद्यालय को अनुदान प्राप्त होता था शासन से, ठीक है। उसी प्रकार उस समय मुख्यतः प्रकृति विज्ञान और आयुर्विज्ञान पर का भी अध्ययन होता था, प्रकृति विज्ञान और आयुर्विज्ञान का। अब साहित्य के संबंध में देखें तो साहित्यकार में मुख्यतः गोपाल मिश्र थे जो कि राज सिंह के दरबार में थे, राजा राज सिंह के दरबार में। उनके दरबार में रहते हुए 1746 में उन्होंने खूब तमाशा लिखा। खूब तमाशा एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें उस समय के तत्कालीन जो मुगल शासक थे औरंगजेब की नीतियों की उसमें आलोचना की गई है। वो हिंदू विरोधी थे औरंगजेब, तो उसकी आलोचना इसमें की गई है। तो ये काव्य परंपरा के अनुसार छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कहे जाते हैं गोपाल मिश्र। उसके बाद उन्होंने एक 60 शतक करके एक ग्रंथ लिखा था। 60 शतक में भी उन्होंने बताया था कि उनके मुगल शासक जो थे, मुस्लिम शासक थे, वो मतलब उनके विरुद्ध लेख लिखा गया था।
तो उसके बाद जो राजा थे, राजा राज सिंह थे, वो उतावले हो गए मुसलमानों के ऊपर आक्रमण करने के लिए। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि उनके जो शुभचिंतक थे वो राजा राज सिंह को समझा देते हैं कि हमारी जो स्थिति है मुसलमानों से, मतलब कि औरंगजेब से लड़ने के लिए अभी हम कमज़ोर हैं। उसके बाद राज सिंह शांत हो जाते हैं, जिससे रूठ कर गोपाल मिश्र रतनपुर को छोड़कर चले जाते हैं खैरागढ़ रियासत में। खैरागढ़ रियासत में जाकर 1752 ईस्वी में इन्होंने जैमिनी अश्वघोष लिखा। जैमिनी अश्वघोष जो महाभारत के एक घटना पर आधारित है। महाभारत में जो युधिष्ठिर रहते हैं वो गोत्रवध के कारण, यानी गोदवध उस समय कहा जाता था, गोदवध के कारण अपना पश्चाताप करना था। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ करवाते हैं। तो उसका वर्णन जैमिनी अश्वघोष में किया गया है। उसी प्रकार मैंने बताया 60 शतक, फिर सुदामा चरित की इसने रचना की थी जो कि एक खंड काव्य है। साथ ही साथ भक्त चिंतामणि की रचना की जो कि श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंध का वर्णन इसमें किया गया है। उसके बाद उन्होंने लिखा राम प्रताप लिखा। राम प्रताप जब लिख रहे थे तो गोपाल मिश्र की मृत्यु हो जाती है। तो उनका जो पुत्र होता है माखन मिश्र ने राम प्रताप को पूर्ण किया था। ठीक है, ये जो गोपाल मिश्र थे पिंगल शास्त्र के गहन अध्ययन करता। उस समय जितने भी कवि होते थे वो प्रशस्तिकार कवि होते थे। मुख्यतः ब्राह्मण और कायस्थ जो होते थे प्रशस्तिकार कवि होते थे। साहित्यकार कलचुरी काल में बहुत ही कम हुए। साहित्य के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कार्य तो नहीं हुए, लेकिन साहित्य, बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं जो वर्तमान में प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो माखन कवि हुए, माखन कवि ने एक लिखा छंद विलास करके, छंद विलास जो कि एक पिंगल ग्रंथ है, जो कि गोपाल मिश्र के पुत्र थे। उसके अलावा बहुत सारे कवि हुए। इसको कोडिंग में याद रखिएगा। N फॉर नारायण, A फॉर अलहंड, K फॉर कीर्तिधर, V फॉर वत्सराज, D फॉर धर्मराज, M फॉर मागे, S फॉर सूरगण, रत्न सिंह, कुमारपाल, त्रिभुवनपाल, देवपाणी, नरसिंह और दामोदर मिश्र हुए। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि कलचुरी काल में कौन कौन से आपके कवि हुए थे। उसके बाद एक जो कवि हुए वो हुए आपके बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम ये कलचुरी कालीन नहीं थे, ये अंग्रेज कालीन थे, लेकिन इन्होंने रतनपुर के कलचुरी वंशीय शासकों का अध्ययन किया था। उसके आधार पर उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी। तवारी के हैहय वंशी राजाओं की 1896 में इसका कार्य उन्होंने पूरा किया था। विक्रम विलास की रचना की जो सिंहासन बत्तीसी का पद्य अनुवाद था। सार रामायण दीपिका इन्होंने लिखी। रतनपुर का इतिहास इन्होंने लिखा। ब्राह्मण स्त्रोत, गीता माधव महाकाव्य, नर्मदाष्टक, गंगा लहरी, रामाश्वमेघ, रत्न परीक्षा, दोहावली, माता भजन, कृष्ण लीला के भजन और लोक लावण्य वृत्तांत इन्होंने लिखे। टोटल 13 ग्रंथ इनके प्राप्त होते हैं। उसके बाद शिवदत्त शास्त्री हुए जिन्होंने रतनपुर आख्यान लिखा और इतिहास समुच्चय। रतनपुर आख्यान में रतनपुर के जमींदारों का वर्णन है। उसी प्रकार इतिहास समुच्चय में रतनपुर का जो इतिहास है उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद कवि नारायण हुए, उन्होंने रामामदय लिखा, रामामदय। उसके बाद एक राजशेखर हुए, उन्होंने काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी की रचना की थी। ये जो राजशेखर हुए त्रिपुरी के कलचुरी वंशीय शासकों के अधीन थे। ये उनके सत्ता के अंतर्गत आते थे। शशिधर जो थे, शशिधर, इन्होंने काव्यशास्त्र एवं तर्कशास्त्र की रचना की थी। काव्यशास्त्र एवं तर्कशास्त्र की रचना इन्होंने की थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से अगर कलचुरी काल को देखा जाए तो वो एकदम समृद्ध थे। बाद में जो राजा हुए बहुत ज़्यादा अपना सैन्य रखने के कारण और संकुचित क्षेत्र होने के कारण ये क्या हो गया, धीरे धीरे आर्थिक दृष्टि से विपन्न हो गया और जो राजा थे वो कर्जदार हो गए, जिसके कारण से कलचुरी शासकों का अंत का ये एक मुख्य कारण था। ठीक है, आगे हम चलते हैं छत्तीसगढ़ के रतनपुर के कलचुरी शासक के धार्मिक स्थिति के बारे में। आगे हम देखते हैं कलचुरी वंशीय शासकों के धार्मिक दशा के संबंध में। तो हम देखें कलचुरी वंशीय शासक धर्मनिरपेक्ष थे, पर ये शैव मतावलंबी थे, शिव की पूजा करते थे और ये गजलक्ष्मी के उपासक भी थे। इनका जो ताम्रपत्र स्टार्ट होता था ओम नमः शिवाय से होता था। तो ये आप याद रखिएगा, शैव मतावलंबी थे। उसी कारण ये क्या किए थे, बहुत सारे शिव मंदिरों की निर्माण करवाए थे। जब ये इस क्षेत्र में आते हैं, जब तुम्बाड़ को राजधानी बनाकर स्टार्ट करते हैं, तो इन्होंने एक वृद्धेश्वर मंदिर बनवाया था और उनका कहना था कि वो शिव के
आराधना और शिव के भक्ति के कारण ही इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा पाए हैं। उसी प्रकार हम देखें ये धर्मनिरपेक्ष राजा थे, सभी धर्मों का ये आदर करते थे। आगे हम देखें कि शैव, वैष्णव, शाक्य, जैन, बौद्ध सभी को संरक्षण प्राप्त था और इनके शासनकाल में ये सभी जो धर्म थे वो पल्लवित और पुष्पित हुए थे। आगे हम देखें तो इसके समय में है ना जो पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे वल्लभाचार्य, इनका जन्म 1593 में चंपारण में हुआ था, चंपारण राज्य में। उसके बाद देखें कि रायपुर का जो दूधाधारी मठ था, है ना, रायपुर का जो दूधाधारी मठ है वर्तमान में वो रामानंदी संप्रदाय से संबंधित है। तो कलचुरी वंश के शासकों के समय ही यह निर्माण करवाया गया था, बलभद्र सिंह और जैत सिंह देव। तो हम कह सकते हैं कि ये शैव के उपासक तो थे, लेकिन जो कृष्ण है, राम है, ये सभी की आराधना जो करते थे उनको भी पल्लवित और पुष्पित किया जाता था इनके शासनकाल में। ये हम देखें कि एक देवपाल नामक मोची था, है ना, जो रायपुर के कलचुरी वंशीय शासकों के अधीन जब ब्रह्मदेव शासक थे तो उस समय इन्होंने नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था खल्लवाटिका यानी खल्लारी में। उसके बाद हम देखें ये शाक्य के भी पूजक थे, तो इन्होंने निम्न मंदिरों का निर्माण करवाया। महामाया मंदिर का निर्माण करवाया रत्नदेव प्रथम ने 11वीं शताब्दी में। ठीक है, महामाया मंदिर का निर्माण रतनपुर के अलावा रायपुर, महासमुंद और आपके बिलासपुर क्षेत्रों में भी किया गया। उसी प्रकार एक वीरा और लक्ष्मी देवी का मंदिर बनवाया गया था रत्नदेव तृतीय के द्वारा 11वीं शताब्दी में ही। कोसगई माता का मंदिर बनवाया गया बाहर साय द्वारा 16वीं शताब्दी में। उसी प्रकार महिषासुर मर्दनी का मंदिर बनवाया गया था लाफागढ़ में 11वीं शताब्दी में। उसके बाद हम अगर देखें कि गणपति की रेवंत देवालय जो निर्मित हुआ है वो रतनपुर में हुआ है। यानी ये सभी शैव के तो उपासक थे, लेकिन सभी धर्मों और सभी देवों का ये सम्मान करते थे। उसी प्रकार निम्न शिव मंदिरों का निर्माण कलचुरी वंशी शासकों द्वारा करवाया गया। पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा तुम्बाड़ में। रत्नेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया रत्नदेव के द्वारा। उसके बाद वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण, है ना, जिसके आशीर्वाद से ऐसा माना जाता है कि कलचुरी वंशीय शासक इस क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित किए थे। उसके बाद धरजूटी मंदिर बनवाया गया था पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा। उस समय उनके जो सामंत थे, सामंत ब्रह्मदेव, उनके द्वारा ही इनका निर्माण करवाया गया था। बंकेश्वर महादेव और रत्नेश्वर मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था तुम्बाड़ में रत्नदेव प्रथम के द्वारा। साथ ही पूरा रीति का शिव मंदिर बनवाया गया था रत्नदेव तृतीय के द्वारा रत्नपुर में। एक शिव मंदिर का निर्माण तखतपुर में तखत सिंह द्वारा करवाया गया था। उसके बाद हम विष्णु मंदिर देखें तो विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था जांजगीर में, है ना। चंद्रचूड़ मंदिर जो शिवरी नारायण में 12वीं शताब्दी में निर्माण करवाया गया था जाजलदेव द्वितीय के द्वारा। उसके साथ ही इन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था, जैसे जाजलदेव प्रथम ने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया 12वीं शताब्दी में। साथ ही पृथ्वीदेव द्वितीय ने राजिम के राजीलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया 12वीं शताब्दी में। रत्नदेव तृतीय ने खरौद में लक्ष्मणेश्वर, है ना, लखनेश्वर मंदिर जिसे कहा जाता है 12वीं शताब्दी में उसका जीर्णोद्धार करवाया था। आगे हम देखें तो बौद्ध जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे स्थल थे, रतनपुर थे, आरंग थे, सिरपुर थे। तो उस समय भी वो हुए थे, कलचुरियों के समय भी प्रफुल्लित हुए थे, बट उनके साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं। लेकिन जाजलदेव प्रथम का जो राजगुरु था रुद्रासन जो था वो रतनपुर शिलालेख में लिखा हुआ था कि राजगुरु रुद्रासन जो है बौद्ध दार्शनिक का धर्म ज्ञाता है, ऐसा लिखा हुआ है। दान प्रथा तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ये इनके समय में दान किया जाता था राजाओं के द्वारा। तो ये विशेष तौर पर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, मकर संक्रांति और अक्षय तृतीया पर दान करते थे, ठीक है ना। ये मुख्य रूप से गौ और भूमि ग्राम दान करते थे, ठीक है। ये अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी इसके लिए उत्साहित करते थे। तो गौटिया को 1/16 भूमि इसलिए दिया जाता था कि वो किसी ब्राह्मण को ग्राम दान दे सके। उसी प्रकार कुछ एक फैक्ट है, कुछ मंदिरों में या कुछ जगह कुछ विशेष रूप से कार्य हुए हैं। तुम्बाड़ की जो द्वार पट्टिका है, तुम्बाड़ जो किला है उसकी द्वार पट्टिका में विष्णु अवतारों का चित्रण हुआ है, इसको याद रखिएगा। जांजगीर का जो विष्णु मंदिर है उसमें 24 अवतारों का चित्रण किया गया है। उसी प्रकार रतनपुर दुर्ग में रावण यज्ञ का वर्णन है।
चौथा हम देखें तो लक्ष्मी नारायण के रूप में विष्णु मंदिर स्थापित है, जो कि सिवरी नारायण और गतौरा में स्थापित है। उसके बाद हम देख लेते हैं सती चबूतरा। हम देख लिए थे कि कलचुरी वंशीय शासक में सती प्रथा क्या थी, प्रचलन में थी। अल्हड़ देव की 3 रानियां सती हुई थी। साथ ही साथ राजा लक्ष्मण साय की जब मृत्यु हुई तो उनकी 28 रानियां सती हुई थी। तो एक तालाब के किनारे आठा बीता तालाब का निर्माण करवाया गया था, है ना। ये रानियों के याद में आठा बीता तालाब का निर्माण करवाया गया था, जिस पर माघ पूर्णिमा में हर वर्ष मेला लगता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट फैक्ट ये है कि जितने भी बहुत सारे अधिकतर जो कलचुरी वंशीय शासक थे, जब वो शासन से मुक्त हो जाते थे, अपना राजपाट छोड़ के ये अमरकंटक क्षेत्र में जाते थे और जो बाकी जीवन है वही व्यतीत करते थे और अपने लास्ट समय में पंचतत्व में विलीन हो जाते थे। तो ये हुआ आपका कलचुरी वंशी शासकों की शासन प्रणाली। हमने देखा सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, साथ साथ धार्मिक स्थिति, ठीक है। तो देखिए ये वाला वीडियो देखिए, ये छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।